हेलो फ्रेंड्स, पीएस कोचिंग जियोग्राफी में आपका स्वागत है। कल हमने एक टॉपिक किया था जिसका नाम था अपर्दन चक्र यानी इरोजन साइकिल। आज उसी के आगे एक और नए जो भूगर्भ शास्त्री हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, वोल्टर पेंक, जिन्हें डब्ल्यू पेंक के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा जो दिया गया अपर्दन का सिद्धांत है उसके बारे में हम आज की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वोल्टर पेंक के अपर्दन सिद्धांत की जरूरत पड़ी क्यों, जबकि विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्दन चक्र का सिद्धांत दे दिया था। परंतु विलियम मॉरिस डेविस के अपर्दन सिद्धांत में क्या थी? कमियां थी, यानी कि त्रुटियां थी। इसी वजह से क्या हुआ, वोल्टर पेंक के अपर्दन सिद्धांत की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहली जो विलियम मॉरिस डेविस के अपर्दन सिद्धांत की कमी थी कि उन्होंने कहा था कि सबसे पहले क्या होता है, उत्थान होता है। कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि उत्थान होता है और इस उत्थान के दौरान अपर्दन नहीं होता। क्या नहीं होता? जब तक यह उत्थान कंप्लीट नहीं होता तब तक क्या है, अपर्दन यानी कि इरोजन की जो प्रक्रिया है वह नहीं होती। परंतु यह गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि उत्थान व अपर्दन दोनों क्या होते हैं, साथ साथ में होते हैं। जैसे ही क्या है, लैंडफॉर्म ऊपर की ओर उठना यानी कि अपलिफ्टमेंट करना शुरू करता है, तभी उस पर अपर्दनकारी जो कारक है, प्रक्रम है, वह क्या है, प्रभावी हो जाते हैं। तो पहली तो दिक्कत यही थी कि उत्थान, इन्होंने कहा, विलियम मॉरिस डेविस ने कहा कि उत्थान पहले होता है और उस समय अपर्दन नहीं होता, और उत्थान जब समाप्त हो जाता है उसके बाद क्या है, अपर्दन की प्रक्रिया होती है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो उत्थान है वह क्या है, अति शीघ्र होता है। जो उत्थान की जो प्रक्रिया है यह क्या है, अति शीघ्र यानी बहुत जल्दी होती है। इसमें क्या है, बहुत कम समय लगता है। और अपर्दन की जो प्रक्रिया है इसके अंदर क्या है, दीर्घ अवधि यानी कि बहुत अधिक समय लगता है। क्या कहा इन्होंने कि जो उत्थान है उसमें तो बहुत कम समय लगता है, नहीं, बहुत थोड़े टाइम में जो लैंडफॉर्म है, जो स्थलाकृति है, वह ऊपर को उठ करके अपनी आकृति ले लेती है। परंतु जब उस पर अपर्दनकारी कारक प्रभावी होते हैं तो उसमें क्या है, धीरे धीरे बहुत लंबे समय लग जाता है। यह भी इन्होंने गलत बात की, क्योंकि उत्थान व अपर्दन दोनों ही क्या है, एक दीर्घ अवधि की प्रक्रिया है और साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो इन बातों की वजह से क्या हुआ, इनकी आलोचना हुई और इनके सिद्धांत को ओवरटेक किसने किया, वोल्टर पेंक के अपर्दन सिद्धांत ने। किसने? वोल्टर पेंक के अपर्दन सिद्धांत ने। तो सबसे पहले जो बात है कि यह सिद्धांत कब दिया गया? यह सिद्धांत दिया गया वोल्टर पेंक के द्वारा 1923-24 के अंदर। 1923-24 के मध्य क्या है, वोल्टर पेंक ने यह सिद्धांत दिया। और अगर हम बुक का नाम देखें, तो बुक का नाम है डाई। तो इनकी जो बुक है उसका नाम है डाई मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। इनकी बुक का नाम है डाई मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। और अगर हम वोल्टर पेंक के अपर्दन सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के अन्य नाम और क्या क्या हैं, तो एक नाम तो है इसका मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। और एक नाम है मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम। एक नाम तो है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस यानी कि भू आकृतिक क्या है, विश्लेषण, और दूसरा भू आकृतिक तंत्र। एनालिसिस को हिंदी में बोला जाता है विश्लेषण।
विश्लेषण। और मॉर्फोलॉजिकल को बोला जाता है भू आकृति, भू आकृतिक। तो हिंदी में इसका नाम हुआ भू आकृतिक विश्लेषण और इसका नाम हुआ भू आकृतिक तंत्र। सिस्टम को बोला जाता है तंत्र। तो भू आकृतिक तंत्र यह है अन्य नाम, यह है उनकी बुक का नाम, डाईमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। अब वोल्टर पैंक ने क्या कहा कि इनकी डेफिनेशन है कि जो स्थल रूप का विकास है, यानी कि जो लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन है, उसके अंदर क्या है, उत्थान की दर यानी कि रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट और अपर्दन की दर यानी कि रेट ऑफ इरोजन, दोनों क्या है, साथ साथ यानी परस्पर साथ साथ चलते हैं। क्या बोले कि स्थल रूप के विकास में उत्थान की दर व अपर्दन की दर दोनों क्या है, पारस्परिक रूप से साथ साथ कार्य करते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे ही स्थल रूप के अंदर उत्थान हुआ यानी कि हल्का सा भी उत्थान हुआ तो उसी समय क्या हुआ, उसके ऊपर अपर्दन के जो कारक हैं वह क्या है, प्रभावी हो गए और उस स्थल रूप का क्या है, अपर्दन भी करना शुरू कर दिया और उस स्थल रूप वह क्या है, धीरे धीरे ऊपर की ओर भी उठ रहा है, यानी साथ साथ में अपर्दन हो रहा है और साथ साथ में अपलिफ्टमेंट हो रहा है। तो यह थी इसकी डेफिनेशन कि स्थल रूप के विकास में उत्थान की दर व अपर्दन की दर दोनों क्या है, पारस्परिक रूप से साथ साथ कार्य करते हैं, दोनों पारस्परिक रूप से क्रिया करते हैं। अब यह जो डायग्राम है यह इनके द्वारा दिया गया क्या है, एक मानचित्र है कि किस प्रकार से जो अपर्दन चक्र का जो इनका सिद्धांत है या मॉर्फोलॉजिकल जो एनालिसिस है वह क्या बताता है। इन्होंने प्राइमारंप एक शब्दावली दी। सबसे पहले तो इनकी जो भी शब्दावलियां होगी यानी जो भी वोकैबुलरी होगी वह जर्मन लैंग्वेज में होगी, क्योंकि जो वोल्टर पैंक है यह वहां के हैं, जर्मनी के। कहां के हैं यह, जर्मन भूगर्भ शास्त्री यानी कि जियोलॉजिस्ट, जर्मन जियोलॉजिस्ट। अब इनके डायग्राम पर बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि प्राइमरम, ये जो रेखा है यह क्या है, अपलिफ्टमेंट को बता रही है। डायग्राम वैसा ही है जैसा हमने डेविस के सिद्धांत में पढ़ा था, यह अपलिफ्टमेंट को बता रही है और यह क्या है, आधार तल है यानी कि बेस लेवल, जहां से वह स्थल रूप क्या है, ऊपर की ओर उठ रहा है। अब ये जो पोर्शन है इतना सा, इस वाले भाग को इन्होंने क्या कह दिया, प्राइमरंप। प्राइमरंप का अर्थ है कि जहां पर क्या है, जो स्थल रूप है वह उत्थान करेगा। उत्थान करने से पहले उस स्थल रूप की आकृति क्या थी, आकृति विहीन था, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का स्थल रूप नहीं था। जैसे समझ लीजिए कि इस धरातल पर मैं खड़ा हूं, थोड़ी देर पहले इस धरातल पर मैं नहीं था, तो यह धरातल क्या कहलाएगा, प्राइमरंप। और इस धरातल पर जब उत्थान हो जाएगा, उत्थान से पहले वाली अवस्था क्या कहलाएगी, प्राइमरंप। प्राइमरंप का अर्थ क्या है, आकृति विहीन स्थल भाग। कौन सा स्थल भाग, आकृति विहीन स्थल भाग, यानी कि उत्थान से पहले की जो भूमि थी जहां पर एक लैंडफॉर्म अपलिफ्टमेंट करना था, उससे पहले उस भाग की जो अवस्था थी उसे क्या बोला गया, प्राइमरम। यानी वहां पर कोई भी प्रकार की क्या स्ट्रक्चर नहीं थी, कोई भी लैंडफॉर्म नहीं था। उसके बाद क्या होता है, इस प्राइमरंप के अंदर
उत्थान होता है। उत्थान कैसे होता है कि मान लीजिए कि ये धरातल है, इस धरातल पर क्या है, यहां से क्या है, कोई भाग ऊपर को हल्का सा उठा एक गुबंदाकार शेप में, गुबंदाकार आकृति में क्या है, कोई भाग ऊपर को उठा जो क्या है लैंड फॉर्म है। ये जो भाग ऊपर को उठा उत्थान कर गया। अब इसी समय यहां पर क्या है, अपर्दन के कारक भी क्या है काम करना शुरू कर देंगे, यानी अपर्दन की जो प्रक्रिया है वह भी यहां पर शुरू हो जाएगी। अब यहां देखिए डायग्राम के अंदर ये उत्थान हो रहा है और साथ साथ में क्या है अपर्दन भी चल रहा है। उत्थान हो रहा है और अपर्दन भी चल रहा है। यहां पर उत्थान प्लस अपर्दन, परंतु यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां यहां पर क्या है उत्थान जो है वह तो है तीव्र गति से, क्या है जो स्थल भाग उठ रहा है वह तो है स्पीड में उठ रहा है, परंतु इसकी अपेक्षा में जो अपर्दन है वह क्या है थोड़ा कम गति से है, कम गति, यानी अपर्दन की जो तीव्रता है, अपर्दन की जो स्पीड है वह तो है कम, परंतु जो स्थल भाग उठना है उसकी स्पीड क्या है ज्यादा। अब स्थल भाग की स्पीड ज्यादा है, स्थल भाग ज्यादा उठ रहा है, तो कल मैंने आपको कुछ शब्दावलियां बताई थी, निरपेक्ष उच्चावच व सापेक्ष उच्चावच। निरपेक्ष उच्चावच व सापेक्ष उच्चावच। अब स्थल भाग ऊपर की ओर उठ रहा है, स्थल भाग ऊपर की ओर उठ रहा है तो क्या है निरपेक्ष उच्चावच में क्या होगी वृद्धि होगी। निरपेक्ष उच्चावच मैंने क्या बताया था कि धरातल से लेकर के जो स्थल रूप है उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वह क्या कहलाती है, उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वह क्या कहलाती है निरपेक्ष उच्चावच। क्या है निरपेक्ष उच्चावच में क्या होगी वृद्धि होगी, और जो सापेक्ष उच्चावच है उसमें क्या होगी वृद्धि होगी। निरपेक्ष व सापेक्ष दोनों में क्या होगी वृद्धि होगी। अब यहां क्या हुआ उत्थान का काम हुआ और अपर्दन क्या हुआ कम गति से हुआ। इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है अफस्ती जिंडे इंटिव क्लुम। क्या बोला जाता है अफस्ती जिंडे, यानी कि ये पहला भाग अफस्ती जिंडे इंटिव क्लुम। वाल्टर पैंक ने अपना जो अपर्दन का सिद्धांत है उसे 3 अवस्थाओं में बांटा है, अफस्ती जिंडे, ग्लिक फार्मिंग और अवस्थी जिंडे। अवस्थी जिंडे इंटी वक्लुंग, ग्लिक फार्मिंग इंटी वक्लुंग और अवस्थी जिंडे इंटी वक्लुंग। अवस्थी जिंडे का अर्थ होता है, यह जर्मन लैंग्वेज है, अवस्थी जिंडे का अर्थ होता है बढ़ती दर से। कैसे बढ़ती दर से, और इंटी वक्लुंग का अर्थ होता है विकास यानी कि डेवलपमेंट। क्या बढ़ती दर से विकास। यहां पर आप देखिए कि बढ़ती दर से क्या हो रहा है उत्थान हो रहा है, स्थल रूप का विकास हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है अफस्ती जिंडे इंटी वक्लुंग। अफस्ती जिंडे का अर्थ है बढ़ती दर से और इंटी वक्लुंग का अर्थ है विकास। तो यहां पर क्या है बढ़ती दर से विकास होता है, इसीलिए इसका जो निरपेक्ष उच्चावच व सापेक्ष उच्चावच दोनों में क्या होती है वृद्धि होती है। अब बात करें इसके आगे, यहां पर क्या है उत्थान हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तो दूसरी जो अवस्था है उसका नाम है ग्लिक फार्मिंग। ग्लिक फार्मिंग, ग्लिक फार्मिंग का अर्थ होता है, ग्लिक फार्मिंग का अर्थ है समान दर से। क्या है समान दर से। ग्लिक फार्मिंग का अर्थ होता है समान दर से। यह है ग्लिक फार्मिंग। इंटी वक्लुंग का अर्थ है विकास, समान दर से, यानी कि जब इस पूरे भाग को देखते हैं तब हम देखते हैं कि समान दर से जो भी चीजें हुई उसका विकास क्या है समान दर से हुआ। जैसे कि निरपेक्ष उच्चावच में भी क्या है थोड़ी बढ़ोतरी हुई, इतनी अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई, समान दर से क्या है वह बढ़ा है। सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहा है, सापेक्ष उच्चावच ऐसा लगता है कि यहां पर क्या है स्थिर है, यह जो भाग है यह क्या है स्थिर भाग है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता इस गैप के अंदर, ऐसा प्रतीत होता है। तो ग्लिक फार्मिंग का अर्थ है समान दर से और इंटी वक्लुंग का अर्थ है विकास, यानी कि समान दर से विकास। अब वोल्टर पैंक ने
ये जो ग्लिक फार्मिंग जो एंटीबक्लुंग है, इसे क्या है 3 उप प्रावस्थाओं में यानी कि 3 सब फेजेस में से क्या है बांट दिया है, ए, बी और सी। कितने फेजेस में बांट दिया? 3 फेजेस में बांट दिया, ए, बी और सी। पहले फेज में इन्होंने कहा कि जो निरपेक्ष उच्चावच है वह क्या है, बढ़ता है। क्या कह दिया? सापेक्ष उच्चावच मैंने आपको बता दिया कि स्थिर रहता है इस वाले पोर्शन के अंदर, परंतु जो चेंजेस हैं वह किस में आते हैं? निरपेक्ष उच्चावच के अंदर आते हैं। तो निरपेक्ष उच्चावच क्या है? बढ़ता है, और सापेक्ष उच्चावच क्या है? स्थिर रहता है। क्या है? स्थिर रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पर लंबवत इरोजन होता है। लंबवत यानी कि नदी का जो प्रवाह है वह नीचे की ओर क्या है अपर्दन करता है, और यहां पर क्या है वी आकार की घाटियों का निर्माण हो जाता है। यहां पर अभी पार्श्विक अपर्दन यानी कि किनारों पर अपर्दन शुरू नहीं हुआ। और जो दूसरा भाग है इसके अंदर क्या होता है, यहां जो निरपेक्ष उच्चावच है वह क्या है? स्थिर रहता है। क्या है? स्थिर, यानी कि जो निरपेक्ष उच्चावच है वह क्या है? थोड़ा बहुत, यानी कि ऐसा लगता है कि बढ़ ही नहीं रहा है, यानी कि स्थल रूप का जो ऊपर का भाग है वह क्या रुक चुका है, इससे अधिक वह नहीं बढ़ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु हल्का फुल्का वह क्या उस समय बढ़ता होता है, उसमें उत्थान होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है। तो निरपेक्ष जो उच्चावच है वह क्या है? स्थिर प्रतीत होता है, और सापेक्ष उच्चावच मैंने आपको बताया कि स्थिर रहता है। और इसकी जो सी प्रावस्था यानी कि सी प्रावस्था है वहां पर क्या है, अब क्या है निरपेक्ष उच्चावच भी घटता है और सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है। यहां पर क्या है, निरपेक्ष जो उच्चावच है वह घटता है और सापेक्ष उच्चावच क्या है? स्थिर रहता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गिलिक फार्मिंग एंटीबक्लुग की जो ए प्रावस्था है या जो पहली स्टेज है उसके अंदर निरपेक्ष उच्चावच व सापेक्ष उच्चावच की स्थिति क्या रहती है। तो हमें ध्यान में रखना है कि निरपेक्ष उच्चावच बढ़ता है और सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है। और ये जो पहला अफस्ती जिंडे है यहां पर क्या है, निरपेक्ष उच्चावच भी बढ़ता है और सापेक्ष उच्चावच भी बढ़ता है। अब इसके बाद अगली जो स्टेज है उसे बोला गया आवस्थी जिंडे एंटीबक्लुग। आवस्थी जिंडे का अर्थ है घटती दर से। क्या है? घटती दर से। आवस्थी जिंडे का अर्थ है घटती दर से। जैसा कि हमने डेविस के अपर्दन चक्र के सिद्धांत में देखा था कि जो ओल्ड स्टेज थी, जीर्णावस्था थी, वहां पर क्या है जो अपर्दन है वो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है, और क्या है जो पर्वत का शिखर है और नदी घाटी की तली है वह क्या आपस में मिलने लग जाते हैं। मिलने का कारण क्योंकि वहां पर पार्श्विक अपर्दन यानी कि लेटरल इरोजन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो लेटरल इरोजन है वह क्या है किनारों को काटना शुरू कर देता है, जिससे नदी घाटी की जो चौड़ाई है वह बढ़नी शुरू हो जाती है और आसपास के जो किनारे हैं वह क्या है कटने शुरू हो जाते हैं या घटने शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है वह किनारे कट कर क्या है समतल मैदान के अंदर क्या है परिवर्तित हो जाते हैं। वैसा ही क्या है अवस्थी जिंडे के अंदर क्या है घटती दर से विकास होता है। ये यहां पर आकर के उत्थान की जो प्रक्रिया है वह क्या है समाप्त हो जाती है। उत्थान क्या है यहां तक होता है। अवस्थी जिंडे, आफस्ती जिंडे और ग्लिक फार्मिंग की जो अवस्था है यहां तक क्या होता है अपलिफ्टमेंट होती है, और जो लास्ट की अवस्थी जिंडे एंटीबक्लुग है यहां पर सिर्फ अपर्दन होता है, उत्थान नहीं होता। अब अवस्थी जिंडे एंटीबक्लुग के अंदर क्या है कि यहां पर निरपेक्ष उच्चावच भी तीव्र गति से घटता है और सापेक्ष उच्चावच भी क्या है तीव्र गति से घटता है। इस यहां पर क्या है जो निरपेक्ष उच्चावच है वह भी तीव्र गति से घटता है और जो सापेक्ष उच्चावच है वह भी क्या है तीव्र गति से घटता है। और इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि यहां पर क्या है पार्श्विक अपर्दन शुरू हो जाता है। पार्श्विक यानी कि लेटरल इरोजन यानी कि किनारों पर अपर्दन होना क्या है शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या है यहाँ पर निरपेक्ष और सापेक्ष जो उच्चावच है वह दोनों क्या है घटते हैं और नदी घाटी की जो चौड़ाई है वह बढ़नी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे अपर्दन के कारण
क्या है, जो पर्वत का शिखर है वह नदी घाटी की तली से आकर के मिल जाता है। अब उस घाटी के अंदर, जो नदी घाटी है, उस घाटी के अंदर जो यह ऊपर उठा हुआ भाग यानी कि इस प्रकार का जो ढाल है वह क्या कहलाता है, वास्चुजेन। वास्चुजेन, ये देखिए कि जो नदी घाटी का ऊपरी ढाल है, यानी कि दो ढाल होंगे ना, जैसे एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, यह तो ऊपरी ढाल हो गया, यह है तली वाला ढाल हो गया। कौन सा, यह तो ऊपरी ढाल और ये तली वाला ढाल। इसी प्रकार जो ऊपरी ढाल है इस घाटी का, उसे बोला इन्होंने वास्चुजेन। क्या, वास्चुजेन। और यहां देखिए कि ये ऊपरी ढाल और ये इस घाटी का निचला ढाल, इस प्रकार से जो ये खड्डा बन रहा है, यह ढाल को इन्होंने क्या बोला, होल्डेन हेंग। क्या बोला, होल्डेन हेंग। ये जर्मन लैंग्वेज के अंदर है कि इसे बोला होल्डेन हेंग। एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कि ऊपरी ढाल जो घाटी का इस आबस्ती जिंडे इंटीवक्लुम के अंदर जो अपरदन के कारण जो घाटी निर्मित हुई, उसका ऊपरी ढाल क्या है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वास्तुदेन। और निचले ढाल को क्या बोला जाता है, होल्डेन हेंग। अब इसके बाद क्या है, धीरे धीरे काफी समय के बाद क्या होता है, जो घाटी वाला जो हिस्सा है वह क्या है, एक समतल मैदान के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और उस समतल मैदान को क्या बोला जाता है, इन ड्रम्प। क्या बोला जाता है, समतल मैदान को इन ड्रम्प। क्या बोला जाता है, समतल मैदान को इन ड्रम्प। और इस समतल मैदान के अंदर कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां रह जाती है, उसे क्या बोला जाता है, इंसेलबर्ग। क्या है, इस समतल मैदान के अंदर कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां रह जाती है, उसे क्या बोला जाता है, इंसेलबर्ग। तो दोस्तों यह था वॉल्टर पैंक का अपरदन सिद्धांत। इसे इन्होंने चक्र शब्द यूज नहीं किया, यानी साइकिल शब्द यूज नहीं किया, इन्होंने एनालिसिस या सिस्टम शब्द यूज किया। और दूसरी बात कि इन्होंने अपने सिद्धांत में ये जो अपरदन की दर है या उत्थान की दर है, इसे क्या है, समय रहित बता दिया। इन्होंने बताया कि समय की इसमें कोई सीमा नहीं होती, यह अपने हिसाब से होता है। इसके पीछे क्या है, विवर्तनिकी क्रियाएं हैं, वह भाग लेती है। विवर्तनिकी क्रियाएं हैं, वह क्या है, भाग लेती है। विवर्तनिकी क्रियाएं से आप मतलब समझ लीजिए कि जो नीचे जो प्लेटें हैं वह क्या है, इसके अंदर सबसे अधिक भागीदारी होती है। यानी अभिसरण प्लेटें हैं या अपसरण प्लेटें हैं या रूपांतरित प्लेटें, उन सबकी हिस्सेदारी की वजह से क्या है, हमें पता लगता है कि कितना समय लग सकते हैं, कितना नहीं लगेगा। तो इन्होंने अपने जो सिद्धांत को समय रहित बताया। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि वॉल्टर पैंक ने अपने जो अपरदन का सिद्धांत था, जिसे मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस सिद्धांत बोला जाता है, उस सिद्धांत को समय रहित बताया या समय सहित बताया। तो समय रहित बताया। और इसके पीछे इन्होंने क्या कारण दिया, इन्होंने बताया कि जो विवर्तनिकी जो क्रियाएं हैं, जो टेक्टोनिक प्रोसेस होती हैं, वह क्या है, इसके अंदर हिस्सेदारी करती हैं या इसमें क्या है, भाग लेती हैं। तो यह था वॉल्टर पैंक का अपरदन सिद्धांत। तो इसी के साथ फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर दो अपरदन चक्र हमें पढ़ने हैं, एक तो विलियम मॉरिस डेविस का और दूसरा वॉल्टर पैंक का। इन दोनों को हमने खत्म कर लिया है। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।